किया, एक हमारा जो दस्तावेज आया जिससे हमारे देश का रेगुलेशन स्टार्ट हुआ है, वो हमारा संविधान है। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर सर ने भी बोला, आपने सर ने भी बोला कि सोशल जो रेवोल्यूशन होना चाहिए, सामाजिक क्रांति, तो मैं कहूँगी कि सामाजिक क्रांति होने के लिए क्या क्या उसके अवयव आवश्यक है, लेकिन उससे पहले हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि सामाजिक क्रांति हो क्यों नहीं पा रही है, उसके पीछे कारण क्या है। क्या हम सामाजिक क्रांति जब करने के तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो उसको रोक देती हैं। तो उसमें हो सकता है मेरे, और ये बात मैं चाहूंगी क्योंकि एक दो बार जब मैंने मंच पे बोली है तो मेरा विरोध हुआ है, इस मेरी बात को पूरा सुना जाए। हमारे देश में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हो पाई, और विश्व के देशों में जब भी जो युद्ध हुए उसके बाद देश के अंदर जो सोशल रिवोल्यूशन हुआ और उसके बाद समानता आई उस देश के अंदर सभी वर्गों में, लेकिन भारत हमारा अछूता रहा सामाजिक क्रांति से। उसका एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे प्रतीत होता है वो है आरक्षण। हमारी जो संख्या है वो 90% है सर, बहुजन शब्द हम बोलते हैं 90, 80, 60 हम मान लें, क्योंकि जातीय जनगणना में ओबीसी की अभी जातीय जनगणना में उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितनी संख्या है, लेकिन हमारे जो दलित है उनका आंकड़ा है हमारे पास। तो वो जो रिजर्वेशन है, ये भी सोचिए कि सर वहाँ जब पॉलिसी मेकिंग हो रही थी, माननीय हमारे अंबेडकर जो साहब हैं, उन्होंने एक प्रयास किया कि कम से कम कुछ तो मिले, और कुछ के रूप में हमें सर मिल गया आरक्षण। और वो आरक्षण हमें कहाँ दिया गया, ड्राइवर बनाया गया, क्लर्क बनाया गया, हमें चपरासी बनाया गया। बाद में सर प्रोन्नति में आरक्षण की बात हुई, क्योंकि जब हम सेक्रेटरी लेवल पे नहीं पहुंच पाए तो प्रोन्नति में बात हुई, लेकिन उससे पहले हम इन सारे पदों पे पहुंचे। अब जब सर हम ये 70 साल में इन्हीं पदों पर हैं, और जो मेन बड़े पद हैं जहां पर डिसीजन लिया जाता है कि रोस्टर 200 पॉइंट रहेगा या नहीं रहेगा, वो डिसीजन जहां लिया जा रहा है वहां पर हमारी आपकी भागीदारी नहीं है। कोई भी बहुजन वहां नहीं है, ना वहां दलित की आवाज उठाने वाला कोई है, ना ओबीसी की बात उठाने वाला कोई है, इसलिए आराम से वो ये काम कर पाते हैं। तो हमारा जो अगला कदम होना चाहिए कि अगर हमें ओपिनियन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में अगर पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा और हम सिर्फ एक स्तर तक ही रहेंगे, तो हम कभी भी अपनी जो पॉलिसी मेकिंग वहाँ हो रही है, अपने समाज के, अपने बहुजन के समाज के हित की बात हम यूनिवर्सिटी में करेंगे, हम रोड पर करेंगे। जैसे कि सर ने बोला है कि राजनीतिक भागीदारी भी बहुत जरूरी है। इस पूरे विश्व में अगर देखा जाए जितना भी सोशल रिवोल्यूशन हुआ, उसके जो भेदभाव का मेन कारण सर सबसे पहले जो है, मुझे लगता है कि जो आर्थिक रूप से सशक्त है वो कोई ना कोई षड्यंत्र रच के जाति के आधार पे, अस्पृश्यता के आधार पे, राजनीतिक आधार पर भेदभाव करने लगता है। तो सबसे जो जड़ है उसकी है वो संपत्ति, और संपत्ति के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे धर्म हो, और चाहे राजनीति हो। तो भारत में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जब वो 1% सवर्ण, जैसे आप कहा कि 10% रिजर्वेशन उनको दे दिया गया, उन सवर्णों में भी पर्टिकुलर 1-2% लोग हैं जिनका उन सारे संसाधनों पर कब्जा है। और सर उसके बाद जब शुरू में जो पूंजीपति राजा आए, उसके बाद पूंजीपति आए, उसके पास नेता, तो वो हिस्सेदारी जो थी ना अपर लेवल पे, उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी बनाई, और अब उन्होंने, नेता ने कहा कि नहीं, राजा इतना हिस्सा रखता था, पूंजीपति रखता था, अब नेता है हमें भी दो। और नेता जब जा करके हमारा, जैसे सर आपने बोला, जा करके जब उनमें शामिल हो जाता है तो वो हम लोगों को भूल जाता है। वही सड़कों का नेता जब पार्लियामेंट में पहुंचता है तो उसके मुद्दे बदल जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है, आप सभी लोग परिचित हैं, बिहार में एक परिवार है, दलित परिवार जो है, जो हमेशा 10% आरक्षण की सपोर्ट करते हैं, पावर हाउस वाले। यस, पासवान जी के जो फैमिली है, ये कटु सत्य है, और सर ये वो लोग ऐसा करते हैं। दूसरा सर जो रोस्टर का मुद्दा है, आपने इसमें किताब में मेंशन किया है कि रोस्टर का जो मुद्दा है
मुझे लगता है कि सर 200 पॉइंट आपने पहले डिसाइड किया कि ये एक साथ वैकेंसी निकलेंगी। अगर आपको हमें भागीदारी देनी ही है तो आप रिजर्वेशन को अब प्राथमिकता के आधार पर दीजिए, और प्राथमिकता में पहले जिसका सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है नौकरियों में उसको दिया जाए, जिसमें हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, ओबीसी हैं, फिर जो ओपन कैटेगरी की सीट है उसमें भी आप सबका कंपटीशन कराइए, सिर्फ सवर्ण का नहीं। मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, मेरा तो वही है सर, रूल वही है। मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आईएएस का जो यूपीएससी का जो पैटर्न है सर, रिजर्वेशन अदर कैटेगरी का जो ओबीसी एससी एसटी को रोकने का उन्होंने क्या एक फार्मूला निकाला है कि अगर आप ओपन कैटेगरी की सीट में फाइट करते हैं तो जो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज रिलैक्सेशन मिलता है वो हम नहीं देंगे। मतलब आप इस चीज को समझिए, ये रिट पिटीशन, ये सुप्रीम कोर्ट में रिट गई कि जब जो 50% वैकेंसी है, 49 में जो रिजर्वेशन है और जो 50% आपकी वैकेंसी है ओपन कैटेगरी की, उसमें अगर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट फाइट करता है तो उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर वो उस कैटेगरी में नहीं रहना चाहता है, ओपन में आना चाहता है, तो उसके लिए 2 क्राइटेरिया बना दिए। अब एक दलित का बच्चा जो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ रहा है, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, उसे यूपीएससी का सिलेबस समझने में कम से कम 2 से 3 साल लगता है। उस लेवल पे पहले वो लाता है अपने आप को, फिर उसका कंपटीशन शुरू होता है जिसमें उसका 2-3 साल निकल जाता है, तो वो कहाँ से उसके पास, अगर उसको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एज नहीं मिलेगी तो वो कैसे फाइट कर पाएगा। तो ये कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से उस चीज को हमेशा रिजर्वेशन को रोकने की कोशिश करती है। अब सर जब रिजर्वेशन की बात हुई कि जब हम इतने, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो अगर हमें 49% मिला और अब बात हम करने लगे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो फिर जातीय जनगणना को भी आप जागरूक करिए, क्लियर हो जाएगा कि कितनी की संख्या है। ना हम किसी सबक को बोलेंगे कि आपने ज्यादा ले लिया, और ना आप इस चीज को छुपा के रख सकते हैं कि ओबीसी एससी एसटी की बहुजन की संख्या कितनी है। तो सर मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगी, हालांकि यहाँ पर नेताओं की आलोचना हुई है, मैं कांग्रेस पार्टी में भी नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर बनाई गई हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट में, और सर वहाँ पर मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं, एज ए सोशल वर्कर काम कर रही हूँ, और मेरे मुद्दे वहाँ रहेंगे। और जो राजनीतिक परिदृश्य है सर, वो भी मैं तो कहती हूँ बदलना चाहिए, और वहाँ पर हमारे जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा आए, पद के लालच में नहीं, कम से कम पार्टी के अंदर भी जो ओपिनियन बन रही है, आप समझ रहे हैं सर कि बीजेपी में जब जहाँ ओपिनियन बन रही है कि किसके लिए पार्टी के मैनिफेस्टो में चीज़ें क्या शामिल होंगी, कांग्रेस में क्या शामिल होंगी, सपा में क्या, बसपा में क्या, वहाँ पर हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर आ करके भी अपनी बात, हक की बात करें। आप मैनिफेस्टो में शामिल करिए, आप पॉलिसी मेकिंग हो रही है वहाँ शामिल करिए, क्योंकि हम रोड पर भी हमारे भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब हर चीज़ से, राजनीतिक चीज़ों से हर चीज़ का समाधान है तो वहाँ पर भी हमारी भागीदारी हो। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि जो भी हमारे साथी आना चाहें उनका स्वागत है, और सिर्फ ओनली कांग्रेस पार्टी में नहीं, जहाँ पर भी मैनिफेस्टो बन रहा है वहाँ हर जगह उसको ऐड। ठीक है सर, मैं आगे अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। जिस दिन भारत में ऐसी पार्टी बनेगी जिसमें जनेऊ प्रकोष्ठ बनाएंगे तभी ये संभव है। अभी जो मैनिफेस्टो बना लिए सबका कोलैबोरेशन है, वी आर क्वाइट क्लियर अबाउट दैट।